हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो स्पेशली फॉर आपके सीटेट एग्ज़ाम से होंगे। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित हैं और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनके डैश के अनुरूप होता है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, या व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, या परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि बाल विकास का जो सिद्धांत है वो बालकों का विकास उनके डैश के अनुरूप, यानी बालक का जो विकास होता है वो व्यक्तिगत अंतर के कारण होता है। सभी बच्चे एक समान नहीं होते हैं। उनकी जो हेरिडिटी होती है, जो उन्हें अपने पूर्वजों से जो जीन प्राप्त होती है उसके आधार पर होता है, और बालक का जो वातावरण मिलता है उसके अनुसार उसका विकास होता है। इसलिए हम सभी में जो है वो व्यक्तिगत अंतर पाया जाता है, और बालक का जो विकास होता है वो व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत के अनुरूप होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके डैश की जानकारी शिक्षक को हो। मित्रों की जानकारी, कक्षा के साथियों की जानकारी, ज्ञान की जानकारी, या व्यवहार की जानकारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि वह बालक के व्यवहार की जानकारी शिक्षक को हो, क्योंकि बालक के व्यवहार को अवलोकन किए बिना शिक्षक उनको उचित शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं। और बालक का व्यवहार के माध्यम से ही शिक्षक ये समझ पाते हैं कि उन्हें किस तरीके से अधिगम प्रदान किया जाना चाहिए, किन सारी अधिगम शैलियों का उपयोग किया जाना चाहिए। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। अब आइए इनके ऑप्शन को देखते हैं। सामाजिक अनुमोदन तथा सराहना की आवश्यकता, तो ये जो है वो सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता से संबंधित है। संवेगात्मक सुरक्षा, तो संवेगात्मक सुरक्षा भी सामाजिक मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। सानिध्य संगति की आवश्यकता, तो ये भी जो है वो सामाजिक वैज्ञानिक आवश्यकता से संबंधित है। लेकिन शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना ये शारीरिक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता से संबंधित नहीं है, बल्कि ये जैविक आवश्यकता से संबंधित है। ये जैविक आवश्यकता से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। अब आइए इनके ऑप्शन को देखते हैं। शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को समझने में, तो ऐसा नहीं है कि विकास के सिद्धांत के माध्यम से एक शिक्षक जो है वो बच्चों की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानेंगे। तो आर्थिक पृष्ठभूमि, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट को ऑप्शन है शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है कि शिक्षार्थी को क्यों पढ़ाना चाहिए, ये ऑप्शन। फिर है ऑप्शन नंबर 3, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैली, यानी कि सभी विद्यार्थी में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है और उनके सीखने का जो तरीका है वो भी अलग अलग होता है। तो अधिगम शैली को किस तरीके से प्रभावी बनाया जाए ताकि विभिन्न विद्यार्थी उसको अच्छी तरीके से सीख सकें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्यापन की चित्तवृत्ति में नहीं है, यानी कि बच्चे जो हैं वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो आप टीचर की एज अ टीचर आप क्या करेंगे, उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों को बाध्य करना, अगर किसी चीज़ के लिए बच्चों को बाध्य किया जाता है तो उस चीज़ को वो उस बेहतर तरीके से नहीं सीखते हैं या उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं होता है। उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को अगर पढ़ने का नहीं मन कर रहा है तो उनको कह दिया जाए कि आप कक्षा ही छोड़ दें, या उनको चेतावनी देंगे कि अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे। तो ये ऑप्शन भी गलत है कि बच्चे अगर पढ़ना नहीं चाहते हैं तो प्रिंसिपल के पास जा कर के उसका कंप्लेन कर दिया जाए। तो नेक्स्ट को ऑप्शन को देखते हैं। उन्हें उनकी रुचि और
आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएँगे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि विषय के अनुसार बालक को रुचिपूर्ण चीज़ें बताना, ताकि जिससे सीखने में बच्चा को इंटरेस्ट आए और उस चीज़ को वो सीखें और कक्षा में उसका ध्यान बना हुआ रहे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। या ऑप्शन नंबर 2, परीक्षा परिणाम में उन्नति होती है। या ऑप्शन नंबर 3, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। या ऑप्शन नंबर 4, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, कि बाल मनोविज्ञान जो है वो इसके माध्यम से ही टीचर जो है वो बच्चे के व्यवहार को समझ पाते हैं कि बच्चों को किस तरीके से व्यवहार बच्चा जो कर रहा है, उससे वो ये समझ पाते हैं कि बच्चे किसी चीज़ को किस तरीके से सीखते हैं। तो जब टीचर जो है वो बाल मनोविज्ञान को बेहतर तरीके से समझेंगे, तो वो बच्चों के व्यवहार को भी अच्छे तरीके से समझ पाएँगे और उनको उचित शिक्षा प्रदान कर पाएँगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, या अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, कि एक टीचर को अध्यापन विषय यानी कि वो जिस विषय को वो पढ़ा रहे हैं उनसे संबंधित उन्हें संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उसके साथ ही साथ उन्हें बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो बच्चों के व्यवहार को, उनके सीखने की शैली आदि चीज़ों को वो बेहतर तरीके से समझ सकें और उसके अनुसार उसे शिक्षा प्रदान कर सकें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? B.N. झा ने कहा है, स्किनर ने कहा है, डेविस ने कहा है, या वुडवर्थ ने कहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कहा है स्किनर ने। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, या व्यवहार का अध्ययन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, कि आधुनिक मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार के अध्ययन पर आधारित है। प्रारंभ में मनोविज्ञान में आत्मा का अध्ययन पर काफ़ी जोर दिया जाता था, लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान में व्यवहार के अध्ययन पर ही फोकस किया जाता है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। मानव व्यवहार का अध्ययन, तो शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से मानव व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, तो ये ऑप्शन भी सही है कि शिक्षा मनोविज्ञान से मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जा सकता है। या ऑप्शन नंबर 3, सीखने के तरीकों का अध्ययन, तो ये भी ऑप्शन सही है कि शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर सीखने के तरीके का अध्ययन किया जाता है। या ऑप्शन नंबर 4, संचार माध्यमों का अध्ययन, तो ये ऑप्शन सही है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध संचार माध्यम के अध्ययन से नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में हमसे नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाले गुण क्या हैं? लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, यानी कि टीचर का एक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण हो, ताकि वो सभी को समान दृष्टि से देख सकें, उनको अधिगम शैली प्रदान कर सकें, है ना, उनको अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकें। विषय वस्तु पर अधिकार, तो टीचर का अपने विषय पर पूरा पूरा अधिकार होना चाहिए, ताकि वो किसी भी चीज़ को बेहतर तरीके से बच्चों को समझा सके, पढ़ा सके। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, तो बाल मनोविज्ञान का ज्ञान तो आदर्श शिक्षक में होना ही होना चाहिए, क्योंकि बाल मनोविज्ञान के आधार भी पर ही टीचर स्टूडेंट के बिहेवियर को, वो किस चीज़ को कैसे करते हैं, या उन्हें किस तरीके से रेमेडीज़ देना चाहिए, है ना, क्या उपचारात्मक कुछ उपाय है तो वो उनको प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाल मनोविज्ञान के माध्यम से ही समझ पाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, कि ये सभी।
आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं कि विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि विकास के जितने भी क्षेत्र हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो बालक का सामाजिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, ये सारे जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि विकास परिपक्वन और अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होती है। ऑप्शन नंबर 3 है कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। या ऑप्शन नंबर 4, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि सभी विकास एक क्रम का पालन किया जाता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि सभी की विकास की जो गति होती है वो किसी में अधिक होती है तो किसी में कम होती है। सभी में ऐसा नहीं है कि कोई बालक अगर 4 वर्ष की अवस्था में बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो दूसरा बालक भी 4 वर्ष की अवस्था में बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, क्योंकि सभी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, जिसके आधार पर उनमें एक समान नहीं होते हैं। उनकी जो अधिगम की शैली है, उनका सीखने का तरीका, उनका पढ़ने का तरीका, इनमें भी विभिन्नता पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि हमसे नहीं ही पूछा गया है क्वेश्चन में। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। आइए अब इनके ऑप्शन को देखते हैं। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 2, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। या ऑप्शन नंबर 3, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। या ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है कि शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैली को किस तरीके से वे प्रभावी बना सकें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, डैश जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल होता है। समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम या युत्सा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि वंशानुक्रम जो होता है वो जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल होता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने कुछ 40 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं जो स्पेशली फॉर आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगते हैं तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम स्पेशली फॉर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।